हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप सभी को नमस्कार। और आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन, अस्थमा। हमने उसके सिम्टम, क्या साइन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया। वो पार्ट वन आप जरूर देखिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है वो भी पार्ट वन जरूर देखना। यदि आप अस्थमा से रिलेटेड कुछ मतलब पूरी जानकारी चाहते हैं तो पार्ट वन जरूर देखना। ओके। आज पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे उसके कैसे डायग्नोज करेंगे कि इसको अस्थमा है या नहीं, और क्या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या हम घर पे इसका उपाय कर सकते हैं। तो अस्थमा की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या हम उसकी टेस्ट करेंगे कि इसको अस्थमा है। तो सबसे पहले पेशेंट आएगा, वो अपनी सिम्टम बताएगा, हिस्ट्री लेते हैं उसकी। वो अपने लक्षण बताएगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको थकान रहती है, उसको कफ होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। तो वो जो सिम्टम बताएगा उस बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि इसको हो सकता है अस्थमा। फिर हम उसका चेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसके चेस्ट में। फिर थर्ड पॉइंट आता है, एक स्पायरोमेट्री बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इसके अंदर अस्थमा में। और इससे हम पता लगा लेते हैं कि पेशेंट को कितना मतलब लंग वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट आता है स्पायरोमेट्री, जो कि आप एक मेडिकल में भी अवेलेबल हो जाएगा, फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर पे जाके आप खुद, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी की, ज़रूरी नहीं है अस्थमा, तो वो क्या है कि लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। वो एक एक्सरसाइज है, तो आप कर सकते हो घर पे भी। तो इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को फोर्सफुली एक्सहेल करने को बोलते हैं। उसमें 3 बॉल्स होती हैं, वो तीनों यदि ऊपर उठ जाते हैं तो बहुत हेल्दी जिसका लंग्स होता है वही उठा पाते हैं। अदरवाइज 2 और या 1 बॉल तो उठ ही जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना इसकी कैपेसिटी है लंग्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है अस्थमा के अंदर स्पायरोमेट्री। इससे टेस्ट हम डायग्नोज कर लेते हैं इसको अस्थमा है। फिर हम क्या करते हैं, स्पुटम का कल्चर करते हैं। स्पुटम कल्चर में क्या करते हैं, कफ वगैरह, क्या कलर वगैरह देखते हैं, किस टाइप का कफ है। और अस्थमा में तो आपको पता है ब्लैकिश कलर का, थोड़ा सा ब्लैकिश मान लो, और थोड़ा सा टाइट सा, ऐसे मतलब पत्थर जैसा छोटा सा मतलब आपको देखने को मिलेगा स्पुटम। और मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होता। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस एलर्जन होते हैं, उनमें म्यूकस कुछ ज़्यादा सिक्रेट होता है। फिर हम देखते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं। ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका कंप्लीट ब्लड सेल काउंट देखते हैं कि इसके अंदर इओसिनोफिल मास्ट सेल से, न्यूट्रोफिल से इंक्रीज हो रही है तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर अपना फाइनल जो हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी हम ये डायग्नोज कर लेते हैं इसको कोई और डिजीज़ तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी नहीं चली गई है बॉडी के अंदर, तो वो क्या हमें एक्सरे में हमें दिखाई दे जाएगी। तो चेस्ट एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, हमारे कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन थे जो कि हम अस्थमा में करते हैं। और हम बात करते हैं घर पे हम क्या ऐसे कर सकते हैं उपाय जिनसे हम बच सकते हैं कि अस्थमा मतलब मेडिसिन ना लेना पड़े। तो देखो, घर पे सबसे पहले यही है कि एलर्जिक है ये। तो एलर्जन से, जो आपको एलर्जन है जिनकी वजह से आपको अस्थमा हो रहा है, तो उनसे आप बचो सबसे पहले। तो जैसे आपको पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो जिस एरिया में आप रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस एरिया से आप थोड़ा दूर रहिए। उससे क्या होगा, आपको आधी जिसकी वजह से आपको हो रहा था उससे तो आप दूर हट गए, तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तो आपको मेडिसिन लेने से तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जहाँ तक है। तो पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करो कि आपको एलर्जी किस चीज़ की वजह से, कोई फूड की वजह से है या फिर डस्ट की वजह से है या पॉल्यूशन जो भी है, इनकी वजह से। ये पता करने के लिए हम एक टेस्ट भी करवाते हैं, जो कि सॉरी मैंने बताया नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नॉन एलर्जन होते हैं उसको इनहेल करते हैं, एंड देन उसके बाद ब्लड में टेस्ट करके पता लगाते हैं आईजी कितना एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है। उससे हम पता कर लेते हैं कि इसको एलर्जी इस चीज़ से है। तो जैसे फूड से है, आपको दूध वगैरह या कुछ, मेनली क्या होता है, मिल्क से ज़्यादा ही होता है मोस्टली, मैंने देखा है। तो मिल्क से हो गया, बनाना से हो गया, या फिर कुछ जो स्पुटम ज़्यादा रिलीज होता है जिनकी वजह से, तो उससे क्या एलर्जी होती है। तो इनसे क्या, आप इनसे बचो सबसे पहले तो। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, योगा, जो कि मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, अस्थमा के अंदर क्या योगा करते हैं हम, वो बनाऊँगी। इसमें नहीं बना सकती, काफ़ी लेंथी हो जाता है वीडियो। तो अस्थमा के अंदर क्या करो, आप सबसे पहले तो उससे बचो जिसकी वजह से आपको हो रहा है, एंड देन उसके बाद में आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अस्थमा के अंदर। क्या देखो, ये एक एलर्जी है और उसके अंदर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है लंग्स की, तो आप योगा से काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं खुद पे। तो योगा करना है। थर्ड पॉइंट आता है कि स्टीम आता है। तो स्टीम क्या करते हैं, स्टीम में हम मतलब गरम कोई ले लो बर्तन वगैरह जो भी होता है घर में, उसे कुछ बॉईल कर लो पानी, और उसमें क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं ना, तो उससे क्या है कि अपने जो लंग्स की एयरवेज है वो खुल जाती है और सांस लेने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती।
तो ये मैं कुछ घर पे बताने वाली चीज़ें थी जिनसे आपको अच्छा रिलीफ मिल सकता है विदाउट मेडिकेशन भी। अब बात करते हैं हम मेडिसिन्स क्या लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में देखो आपको पता है सभी को इन्हेलर लेते हैं। इन्हेलर लेते हैं तो ये तो देखो क्रॉनिक डिजीज़ है तो ये तो लेना ही पड़ेगा लाइफ टाइम, जब तक आपको सिम्पटम रहेंगे तब तक लेना पड़ेगा आपको। अब किसी को एक्यूट अटैक आ गया, पर्सन को वो बोल रहा है मुझे अस्थमा अटैक आया, तो उसमें क्या करते थे हम साल्बुटामोल देते थे, जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, वो हम दिया करते थे। लेकिन अभी जो गीना 2019 गाइडलाइन आई है, उसमें गवर्नमेंट ने बताया कि साल्बुटामोल अकेले देते हैं तो उससे और ज़्यादा खतरे हो रहे हैं, क्योंकि उससे डेथ रेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जो पहले दिया करते थे तो उसमें क्या हुआ था कि पेशेंट लास्ट में जाके मतलब वो क्या शॉर्ट टाइम के लिए आपको प्रिवेंट करती है डिजीज से, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बच सकते हम, तो उसके लिए हम साल्बुटामोल देते थे। बट अभी हम क्या करते हैं, दो टाइप से उन्होंने डिवाइड किया है, कंट्रोलर मेडिकेशन और रिलीवर मेडिकेशन। कंट्रोलर में क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे लॉन्ग टाइम तक अटैक दोबारा आ रहे हैं तो उससे क्या हम बच सकते हैं। और जो रिलीवर में क्या करते हैं, एकदम से आपको आया और आपने उस टाइम ले लिया, वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है जो मेडिसिन होती हैं, जैसे सावा देते हैं उसके अंदर। और उसके साथ में हम जो लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जो अभी गाइडलाइन है ना उसमें बताया उन्होंने। तो लो डोज में आप दे सकते हो साल्बुटामोल बताया मैंने, और साल्मेट्रोल बता दिया, ये क्या हम दे सकते हैं उसके अंदर लो डोज। अब एक्यूट अटैक आया और उसके अंदर पेशेंट को डायरेक्ट वो मतलब अब घर पे तो नहीं दे सकते ना हम ये सब चीज़ें, तो आप मेडिसिन डॉक्टर के पास गए तो देखो अब सारी सिम्टम्स साइन सब क्लियर बताया करो कितने दिनों से ये चीज़ है, क्योंकि जिससे आपका लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चले। तो इसमें हम साबा देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। और यदि ये लॉन्ग टर्म तक है ये डिजीज़, तो इसको अभी जो देते हैं ना वो ये लॉन्ग टर्म वाला ही ट्रीटमेंट ज़्यादा देते हैं, जिसके अंदर हम फॉर्मेट्रोल और ऐड कर देते हैं। और यदि पेशेंट को ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है, और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली के टाइम या सीजन में पॉल्यूशन जब ज़्यादा होता जा रहा है, तब क्या करते हैं इसकी डोज बढ़ा दी जाती है। इसके ऊपर मैं अभी दिवाली पे वीडियोज़ भी बनाऊँगी कि जो दिवाली सीज़न में क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है तो पेशेंट को अटैक आने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मैंने मेडिसिन्स बताई है, मैंने इसीलिए कम बताया कि आप प्लीज़ यहाँ से देख के कोई भी मेडिसिन ना लें। आपको बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें मतलब क्या-क्या मेडिसिन्स लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं, और क्या हम घर पे कर सकते हैं, वो आप घर पे कर सकते हैं। और सेकंड थिंग आता है स्पाइरोमेट्री आप ज़रूर खरीद लें। वो जितने भी सांस के रोगी हैं घर पे जिनके भी हैं, तो वो इससे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा बताऊंगी वो भी करना है, स्टीम वाला भी कर सकते हो आप। और हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्टेरॉइड है वो कभी भी अकेले नहीं देते, अलोन कभी भी नहीं दिया जाता। जैसे इनहेल्ड मैंने लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड बताया, वो कभी भी अकेले नहीं दिया जाता है। तो उसके साथ में, और जब ये आप इनहेलर ले रहे हो तो क्या होता है, इससे आपके अंदर माउथ की अल्सर होने के चांस होते हैं। आपने पंप लिया, उसके जस्ट बाद में आपको मुंह के अंदर गार्गल करना है, मतलब मुंह में पानी डाला, निगलना नहीं है, बाहर निकालना है। इससे क्या अल्सर से आप बच सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, जो स्टेरॉइड हम ले रहे हैं डायरेक्ट लंग्स में जा रही हैं, वो पूरा तो नहीं जा पाता, थोड़ा बहुत माउथ में रह जाता है। तो उससे क्या है कि आपको अल्सर होने के चांस होते हैं, तो आप ये ना लें। तो मैं आपसे ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि मैं आपको बचा सकती हूँ इन चीज़ों से, कि आपको नॉलेज हो, तो आप भी इन चीज़ों से बच सकते हो। मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप यदि मेरी बात मानोगे तो मैं और अच्छी-अच्छी टिप्स लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? सो आज का वीडियो यही है, और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं किसके लिए बनाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड मुझे सब प्यार करते रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने वो बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करो, क्योंकि उससे क्या नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास में। सो ओके, बाय, टेक केयर।